डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। विचार विमर्श के इस कार्यक्रम में हर बार की तरह हम आज एक फिर से महत्वपूर्ण विषय लेकर आप सबके सामने हाजिर हैं। इस कार्यक्रम के जरिए आप तक इस विषय से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी, बारीक जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जिसने हमारे भारत को विश्व स्तर पर एक अलग पहचान दिलाई है, विश्व स्तर पर भारत को एक नया नाम दिलाया है। अब विश्व स्तर पर अगर बात करें तो एक अलग पोजीशन दिलाई है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे मछली पालन की और हमारे मछली पालक से जुड़े हुए जो मछली पालक किसान भाई हैं उनके बारे में आप बात करेंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मछली पालन एक अच्छा व्यवसाय तो है ही, साथ ही साथ इस व्यवसाय के अंदर बहुत से ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसके जरिए किसान भाइयों को या फिर यूँ कहें कि मछली पालकों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, खासकर तब जब हमारे मछुआरे भाई समुद्र में या फिर नदियों के अंदर मछली पकड़ने जाते हैं। तब ऐसी कई स्थितियां पैदा हो जाती हैं जहां से सुरक्षित वापस लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है। खासकर अगर हम बात करें जो संचार है वो बाधित होता है। ऐसी कई तरह की समस्याएं आती हैं जो हमारे मछली पालक झेलते हैं और उसके बाद मछली पकड़ते हैं और उसके बाद अपने जीवन को यापन करते हैं। इन तमाम मुसीबतों को समझते हुए हमारी सरकार जो है वो कदम कदम पर समय समय पर हमारे मछली पालकों के लिए इस क्षेत्र से जुड़ी हुई तमाम ऐसी योजनाएं लेकर आती है जिसका नमूना आप देखते ही हैं। खासकर अगर हम बात करें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में तो आपने देखा है कि पिछले कुछ सालों से इस योजना ने कितना कुछ बदलाव किया है मछली पालन के क्षेत्र में। खासकर समुद्र कृषि क्षेत्र की बात करें तो कितना कुछ बदलाव देखने को मिला है। सुगम बदलाव न केवल मछली पालन के क्षेत्र में आया है बल्कि इससे जुड़े हुए जो किसान हैं उनके जीवन में भी देखने को मिला है। अब आज हम बात करेंगे जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं मछली पकड़ते हुए समय जब किसान भाई समुद्र में होते हैं या फिर नदियों के बीच में होते हैं तो समस्या होती है संचार की। कई बार क्योंकि वहाँ नेटवर्क नहीं होता है तो संचार किससे करें। और सबसे बड़ी बात है कि कई बार किसान भाई जो मछली पालक भाई होते हैं वो सीमाओं को नहीं समझ पाते हैं। कई बार हम इंटरनेशनल बॉर्डर में क्रॉस कर जाते हैं तो इन तरह की तमाम समस्याएं आती हैं। अब इन तमाम समस्याओं से निपटने के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प, एक बहुत अच्छी शुरुआत भारत सरकार डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने की है जिसका नाम है पोत संचार और सहायता प्रणाली। पोत संचार और सहायता प्रणाली क्या है, कैसे मछली पालकों को इससे फायदा होगा, देश भर के कौन कौन से राज्यों में शुरू किया गया है, इन तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे, जानेंगे विचार विमर्श में आज क्या कुछ खास है पोत संचार और सहायता प्रणाली में। अब इन चीज़ों को समझने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान स्टूडियो में जुड़े हैं, उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुभाष चंद्रा जी, आपका बहुत स्वागत है। आप डायरेक्टर हैं फिशरीज डिपार्टमेंट से भारत सरकार द्वारा। साथ ही आप हमारे साथ प्रत्युष दास जी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। आप असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज भारत सरकार से। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले इस विषय से जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट पर आइए नजर डाल लेते हैं। मछली पालन क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये देश के करीब 30 मिलियन खासतौर से सीमांत और वंचित समुदायों की आजीविका बनाए रखने का साधन है। इतना ही नहीं, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। बता दें कि 2014 में देश में 80 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ था, जबकि आज 170 लाख टन मछली का उत्पादन होता है। महज 10 वर्षों में मछली उत्पादन 2 गुना हो गया है। इस सफलता का श्रेय सरकार के सराहनीय प्रयासों और नीली क्रांति जैसी योजना को जाता है, जिसने लाखों नए रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद की है। सरकार मछली पालकों की सुरक्षा को लेकर भी हमेशा तत्पर रही है। इसी क्रम में पोत संचार और सहायक प्रणाली की शुरुआत की गई है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत मत्स्य पालन विभाग प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत पोत संचार और सहायक प्रणाली की सहायता से समुद्र में मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाने में सक्षम रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 30 अगस्त 2024 को महाराष्ट्र के पालघर में आरंभ की गई इस नई परियोजना में 364 करोड़ रुपए का परिव्यय किया गया है। ये ट्रांसपोंडर सुविधा मछुआरों को निःशुल्क दी जा रही है। इस प्रणाली का उद्देश्य मछली पकड़ने के दौरान समुद्र में मछुआरों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।
इससे पहले मोबाइल कवरेज रेंज से बाहर उनके लिए दो तरफा संचार संभव नहीं था। दरअसल सरकार चक्रवाती तूफान के दौरान ये उनके लिए काफी लाभदायक भी रही। बता दें कि चक्रवाती तूफान दाना जब उड़ीसा के पास पहुंच रहा था, तब पोत संचार और सहायक प्रणाली की सहायता से वास्तविक समय के आधार पर मछुआरों को तूफान आने की चेतावनी और सलाह जारी की गई। इससे समुद्र में मछुआरों की जान बचाने में मदद के साथ ही उनके संसाधनों की क्षति रोकने में भी सहायता मिली। इस रिपोर्ट में हमने समझने की कोशिश की है कि क्या है ये पोत संचार और सहायता प्रणाली, किस तरीके से काम करेगी हमारे मछली पालकों के लिए। लेकिन ज़मीनी स्तर पर अगर हम बात करें तो किस तरीके से ये काम कर रही है, अब तक क्या कुछ हुआ है, इसको समझते हैं। शुरुआत करते हैं सुभाष चंद्रा जी से। सुभाष जी, सबसे पहले तो हम आपसे समझना चाहते हैं कि ये पोत संचार और सहायता प्रणाली क्या है, हमारे मछली पालकों को ये किस तरीके से सहायता करने वाली है, और जो मछली पालक हमारे समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं उनको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने बताया कि हमारे यहाँ जो मछुआरा व्यवसाय है, जो हमारे मत्स्य पालक हैं, जब फिशिंग करने के लिए जाते हैं तो इनके पास कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं रहता है। जैसे ही मोबाइल कवरेज रेंज से दूर हटते हैं तो स्पेशली समुद्र की अगर बात करते हैं तो हमारा जैसा कि लगभग 8000 किलोमीटर का कोस्टल लाइन है और हमारे देश में लगभग 2,40,000 रजिस्टर्ड फिशिंग वेसल्स हैं। इसमें कुछ हमारे फिशिंग वेसल्स मोटराइज फिशिंग वेसल्स होते हैं और कुछ मैकेनाइज्ड फिशिंग वेसल्स होते हैं। तो जो हमारे मोटराइज फिशिंग वेसल्स होते हैं वो तो उनका जो फिशिंग करने का समय होता है वो कम रहता है, 3 से 4 दिन, उसके बाद वापस आ जाते हैं। और मैकेनाइज्ड फिशिंग वेसल्स हैं वो उनका क्रू के मेंबर्स भी अधिक रहते हैं और वो लगभग महीनों तक 2 महीनों तक भी बाहर फिशिंग करने के लिए जाते हैं। जब वो फिशिंग करने के लिए जाते हैं तो बेसिकली उनके साथ बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि आपने सुनामी जैसी जो आपदाएं हैं, एक उदाहरण जागते हुए उदाहरण है कि इस तरह के समय में हम फिशरमैन के साथ कम्युनिकेट कर पाएँ, हम उनके साथ सूचना भेज पाएँ कि कोई आपदा, नेचुरल कैलेमिटी आने वाली है। और अगर फिशरमैन भी अगर उसे कहीं ज़रूरत पड़ती है इमरजेंसी में या किसी कारण से, वो हमारे तक संदेश भेज पाए और हम समय से उसके पास राहत कार्यक्रम, राहत जो आपदा राहत को हम भेज पाएँ फिशरमैन के लिए, बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय रहा है भारत सरकार के लिए। तो भारत सरकार ने बेसिकली इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से एक संचार व्यवस्था विकसित की जो कि पूर्ण रूप से स्वदेशी संचार व्यवस्था है, जो कि इंडियन सैटेलाइट के माध्यम से संचार स्थापित होता है। जैसे ही हमारा फिशरमैन मोबाइल कवरेज रेंज से बियॉन्ड जाता है तो लगभग जो हमारी जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, लगभग 200 नॉटिकल माइल तक हमारे फिशरमैन को हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं और फिशरमैन भी हमें कम्युनिकेट कर सकता है। तो अगर हम इसे इस तरह से समझें कि मोबाइल के माध्यम से बेसिकली फिशरमैन के पास मोबाइल रहता है और वो अपने एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल के माध्यम से अपना संदेश, जो एक ट्रांसपोंडर जिसे हम बोलते हैं, ट्रांसपोंडर एक डिवाइस होती है जो कि फिशरमैन की नाव के ऊपर माउंट किया जाता है और वो ट्रांसपोंडर के थ्रू संदेश सैटेलाइट पर जाता है। सैटेलाइट से वह संदेश हमारी जो अर्थ स्टेशन है, अभी हम इसरो के अर्थ स्टेशन यूज कर रहे हैं और हमारे वेसल कम्युनिकेशन सपोर्ट सिस्टम की एक अर्थ स्टेशन, डेडिकेटेड अर्थ स्टेशन स्थापित हो रही है, उसमें संदेश आता है और वो संदेश पे सभी जो हमारे संबंधित राज्य हैं, सभी राज्यों के यहाँ एक मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। उन मॉनिटरिंग स्टेशन में संदेश
जाएगा। और इसी तरह से जो राज्य हैं वो अपने मॉनिटरिंग स्टेशन के माध्यम से यह संदेश फिशरमैन को पहुंचा सकते हैं। यह पूर्ण तरह स्वदेशी टेक्नोलॉजी है और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप की है। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की एक कॉमर्शियल आर्म है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, वो इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यह प्रोजेक्ट 2023 में अप्रूव हुआ था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 30 अगस्त 2024 को पालघर महाराष्ट्र से इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। और हमारे सभी राज्यों में कोस्टल जो राज्य हैं हमारे इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी, सभी में लगभग 1 लाख फिशिंग वेसल पर लगाने की योजना है। और इसमें विशेष बात यह है कि फिशरमैन को अगर कोई IMBL क्रॉस करता है या एक राज्य से दूसरे राज्य की जो कोस्टल सीमाएं हैं, जो फिशिंग की बाउंड्रीज हैं, उन्हें क्रॉस करते हैं, वो भी उन्हें संदेश दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर एक ये ऐसा प्लान है, एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिससे हमारे जो मछली पालक भाई हैं उनको सहायता प्रदान की जाएगी। जब समुद्र में वो किसी मुसीबत में हो तो उनको मैसेज आप तक पहुंचाना होगा, फिर उसके अनुरूप आप उनकी सहायता करेंगे। कुल मिलाकर इस पूरी जो योजना है पोस्ट संचार और सहायता प्रणाली का, इसका उद्देश्य ये लेकर चल रहे हैं। हम प्रत्युष जी का रुख कर लेते हैं। प्रत्युष जी, यहाँ पर 2 चीज़ों का जिक्र हुआ और सबसे पहले हम समझेंगे कि फिशिंग वेसल्स क्या है और किस तरीके फिशिंग वेसल्स आज हमारे जैसे 1 लाख फिशिंग वेसल्स को हम टारगेट लेकर चल रहे हैं। फिशिंग वेसल्स को पहले समझाइए आसान भाषा में, ये क्या होता है और अभी तक हमने कितने फिशिंग वेसल्स के अंदर इन चीज़ों को लगाने की शुरुआत कर चुके हैं। देखिए, फिशिंग वेसल्स बहुत प्रकार के होते हैं जो कि हमारे विभिन्न राज्यों में मिलते हैं। फिशिंग वेसल्स का जो कैटेगराइजेशन जो होता है वो जियोग्राफिकल लोकेशन को देख के ही बनाया जाता है। तो किधर हमारा जो कोस्टल बेल्ट है, किधर पथरीला है, किधर सैंडी है, किधर मड्डी है, तो वही अनुसार जो नावें हैं जो समंदर में जाके जो मछली मारती है, तो वही हिसाब से वो बनाया जाता है। तो अगर आज के हिसाब से ये प्रोजेक्ट के अंतर्गत अगर हम देखें तो 2 प्रकार के फिशिंग वेसल्स हैं। एक है मोटराइज्ड फिशिंग वेसल, जो कि एक नाव की तरह होता है जिसमें एक आउटबोर्ड इंजन रहता है। तो वो यामाहा का जो होता है, यामाहा का होता है, श्रीराम का होता है, तो वो उसमें वो प्रोपल्सन देता है। तो उसमें कम से कम 5 से 6 लोग जाते हैं, जो कि हार्डली 3-4 दिन फिशिंग करके वापस आ जाते हैं। फिर दूसरा टाइप का होता है मैकेनाइज्ड। मैकेनाइज्ड क्या है? वो नाव में इंजन लगा रहता है, तो वो ऑटोमेटिक होता है। तो वो हमारे वो जो वेसल्स हैं वो कम से कम 10 दिन, 12 दिन, 20 दिन वो ऐसा जाके समुद्र में फिशिंग करते हैं। और ये जो मोटराइज्ड मैकेनाइज्ड जो है वो बहुत डिस्टेंस के अंदर जाके फिशिंग करते हैं। मोटराइज्ड क्या है? वो हमारे टेरिटोरियल वाटर्स जो है वो उधर ही फिशिंग करते हैं। तो तीसरा टाइप एक है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल क्या है? जो चप्पू से जो चलता है, जो चप्पू से चलता है। अगर आप आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो उधर वो एक सेल की तरह भी वो रहते हैं। तो वो उसमें हवा के बहाव से वो बोट चलते हैं। बिल्कुल। तो अगर देखा जाए तो अभी हम तो मैकेनाइज्ड जो फिशिंग वेसल्स हैं हम उसमें लगा रहे हैं। आज तक हमारा 11,503 नाव बोट्स पे हमारे ट्रांसपोंडर्स लग चुके हैं। तो हमारा आंध्र प्रदेश है, उसमें दामन दीव है, महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में हम इसको लगा चुके हैं। जी, तो लगभग अभी तक 11,503 वेसल्स आप लोगों लगा चुके हैं। रुक करते हैं सुभाष जी का। सुभाष जी, 11,503 वेसल्स पर आप लोगों ने इन टेक्नोलॉजी को स्टैब्लिश कर दिया है। कुल मिलाकर देखा जाए अब तक 11,503 से क्या फीडबैक आपको मिला, क्या रिस्पांस मिल रहा है ज़मीनी स्तर पर आपको मछली पालकों द्वारा, कुछ उसके बारे में बताइए।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। बेसिकली अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, अक्टूबर महीने में उड़ीसा की कोस्ट पर एक साइक्लोन आया था, नाका, दाना दाना साइक्लोन आया था। तो दाना के समय पर हमारे पास एक चैलेंज था कि जो हमारे फिशरमैन फिशिंग करने के लिए गए हैं उन तक हमें कैसे जानकारी पहुंचाई जाए, कैसे हमें फिशरमैन को वापस लाया जाए। तो ट्रांसपोंडर के माध्यम से हमने फिशरमैन को सूचित किया, उसकी लोकेशन सूचित की मैप के साथ, और उन्हें नेविगेट किया कि किस मार्ग से उन्हें वापस आना है, और फिशरमैन को सुरक्षित वापस बुलाया गया। परिणामतः हमारा जो रिसोर्सेज का और जानी हानि का जो लॉस होता था उसे हमने बचा सके। इसी प्रकार कुछ दिन पहले तमिलनाडु में भी कुछ डिप्रेशन नोटिस हुआ था। उस समय भी इस हमारे वेसल कम्युनिकेशन सपोर्ट सिस्टम से मैसेज ट्रांसमिट किए गए और फिशरमैन को सूचित किया गया कि सुरक्षित वापस आएं, कोस्ट पर बुला लिया गया। तो इस प्रणाली का एक यह बहुत बड़ा उद्देश्य है कि जो भी हमारे फिशरमैन फिशिंग करने के लिए आते हैं तो उनका जो सेफ्टी और उनकी सिक्योरिटी वो अहम है। और जो कि पिछले कुछ दिनों का जो अनुभव है बहुत ही एक उत्साहजनक है, और हमारे जो फिशरमैन हैं वो भी एक उत्साहपूर्वक इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आपकी जानकारी देना चाहूँगा कि नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेशन किया गया था अगस्त माह में। एक महीने का कैंपेन था। तो हमने लगभग 18 के करीब वर्कशॉप और सेमिनार्स आयोजित किए गए थे। स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किस तरह से हम फिशरी सेक्टर में कर सकते हैं इसके ऊपर, और सभी कोस्टल राज्यों में किया। और काफ़ी हमारे जो फिशरमैन और कोऑपरेटिव्स, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जिससे कि लोगों के अंदर इसकी उपयोगिता की अवेयरनेस पहुंचे और ये टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है और लोग अधिक से अधिक इसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो काफ़ी उत्साहपूर्वक फीडबैक है इस टेक्नोलॉजी का, और उम्मीद करते हैं कि जैसे ये टेक्नोलॉजी और सभी वेसल्स में लगेगी तो हमारे मछुआरा भाई हैं जो कि बहुत सारी चुनौतियों से जूझते हैं, उन्हें बहुत फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल, इसी उम्मीद से हम इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे, और ये भी अपने दर्शकों को बताएंगे कि जो ये तकनीक है इसका इस्तेमाल करके ही मछली पालक भाई अपने आप को सुरक्षित महसूस करवा सकते हैं। अपनी जो आगे की मछली पालन की जो विधियाँ हैं जो बहुत खतरे से खाली नहीं होती हैं, ऐसी स्थिति के अंदर इस प्रणाली से कहीं ना कहीं हमारे मछली पालकों को बहुत राहत मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। और जिस तरीके से अभी तक सरकार ने इसमें 11,503 वेसल्स के अंदर इसको इंस्टॉल किया है, और उसके बाद जो रिपोर्ट्स और जो रिजल्ट्स आए हैं वो काफ़ी सुखद माने जा रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम विचार विमर्श। आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श, और आज हम बात कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, जिसका नाम है पोस्ट संचार और सहायता प्रणाली। हमारे मछली पालकों के लिए ये प्रणाली बहुत ही उपयोगी है। कैसे उपयोगी है इसको जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं सुभाष जी का। सुभाष जी, अगर किसी मछली पालक के पास वेसल है या बोट है जिसके ज़रिए वो मछली पकड़ने जा रहा है, तो सबसे पहले तो थोड़ा आसान भाषा में समझाइए कि कैसे इसको इंस्टॉल किया जाएगा, कहाँ से जानकारी मिलेगी कि यहाँ से आप इंस्टॉलेशन करा सकते हैं, क्या इसके चार्जेस होते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद क्या जैसे तकनीकी चीज़ है तो उसकी क्या समय समय पर सर्विसिंग करानी पड़ती है, मॉनिटरिंग करानी पड़ती है, क्या चीज़ है, मतलब कैसे पूरा वर्कआउट कैसे होता है? हाँ जी, बिल्कुल सही आपने प्रश्न किया। बेसिकली ये एक नेशनल लेवल पर प्रोजेक्ट लिया गया है। इसमें हमने जो 1 लाख फिशिंग वेसल पर लगाने की योजना बनाई है, और इस योजना का टोटल जो लागत है लगभग 364 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें 1 लाख ट्रांसपोंडर्स लगाने हैं जो कि 1 लाख नावों के ऊपर लगेंगे, फिशिंग वेसल्स के ऊपर लगेंगे। इसके साथ साथ सभी जो राज्य हैं
उनमें मॉनिटरिंग स्टेशंस लगेंगी। जो हमारे बड़े राज्य हैं उनमें 6 मॉनिटरिंग स्टेशंस लगेंगी और जो छोटे राज्य हैं उनमें 5 मॉनिटरिंग स्टेशन लगाने का प्राविधान है। प्लस एक डेडिकेटेड अर्थ स्टेशन और कॉमन डेटा सेंटर बन रहा है और उस डेटा सेंटर से सभी राज्यों को पूरी सूचना, सारा डेटा उपलब्ध रहेगा। तो ये जो प्रोजेक्ट 364 करोड़ का लिया गया है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में, जिसमें कि 60% और 40% का रेशियो है, मतलब 60% सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा है और 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी और यूनियन टेरिटरी के लिए पूरा 100% देगी। तो इस प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए हम राज्य सरकारों से जो उनकी डिमांड आई विभिन्न राज्यों से कि कितनी कितनी नावों में लगाना है, तो राज्य सरकार से मिलकर हम उन राज्यों को फ्री ऑफ फिशरमैन को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रदान किया जा रहा है और इससे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो कि हमारी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो सभी राज्यों में उनके हर एक डिस्ट्रिक्ट में और फिश लैंडिंग सेंटर जहाँ पर भी नाव हैं स्टेट गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन से, जहाँ पर नाव को इकट्ठा किया जाता है और हमारे टेक्नीशियन वहाँ जाकर स्वतः ही लगाते हैं और वहीं पर जाकर फिशरमैन को ट्रेनिंग देते हैं। जी सुभाष जी, आपने कहा कि वहीं पर जाकर इनको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग का बारे में थोड़ा समझाइए, क्या ट्रेनिंग थोड़े लंबे समय की होती है, कितने दिन के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और कितने दिन की ट्रेनिंग पर्याप्त है इस पूरी तकनीक की व्यवस्था को इस्तेमाल करने के लिए? यस, बेसिकली जो वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है वो तो बेसिक ट्रेनिंग दे देते हैं, क्योंकि जो टेक्नीशियन जाते हैं बेसिकली नाव में एक मास्टर होता है, वहाँ पर जाकर फिट करते हैं। फिट करने के बाद वहाँ पर उन्हें चलाकर दिखाते हैं और बेसिक फीचर्स की वहाँ पर जानकारी देते हैं, जैसे कि फिशरमैन अपने मोबाइल में किस तरह से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पाएगा और उस मोबाइल से अलग अलग जो इसके फीचर्स हैं, अलग अलग जो इसमें उनके लिए दिए गए हैं कंपोनेंट्स, वो कैसे इस्तेमाल करेगा वो उन्हें बताया जाता है। इसके साथ साथ हमने सभी राज्यों में बृहद ट्रेनिंग का प्रोग्राम बनाया है, जिसमें कि फर्स्ट फेज का ट्रेनिंग हमने मास्टर्स ट्रेनर्स तैयार किए हैं सभी राज्यों से रिक्वायरमेंट के अनुसार, जिससे कि मास्टर्स ट्रेनर्स एक बार जब ट्रेंड हो जाएंगे बिल्कुल तो वो जाकर फील्ड में सभी को ट्रेनिंग देंगे। और इस ट्रेनिंग को हम लोग इट्स नॉट द वन टाइम एक्सरसाइज, इस ट्रेनिंग को हम अपग्रेड भी करते रहेंगे और हमारी योजना यह है कि जितने भी हमारे नावों पर लगने वाले हैं तो सभी हमारे नाविक हैं, सभी को हम ट्रेन कर पाएँ। ये 1 लाख का टारगेट क्या कोई समय सीमा निर्धारित की गई है सरकार द्वारा कि इतने समय में हमें हासिल करना है, या अभी लंबा समय लगेगा इसको हासिल करने में? बेसिकली ये जैसा आपको बताया पूरी तरह से एक इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी है और प्रोजेक्ट बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जैसे कि हमारे फिशरमैन अगर फिशिंग करने जाते हैं तो नावों की उपलब्धता और सभी राज्यों में एक कोऑर्डिनेशन सामंजस्य बिठाना है। तो दिसंबर 2025 तक इसे कंप्लीट करने का हमारी योजना है। लक्ष्य 2025 तक का रखा गया है, यानी आने वाले 1 साल में हम देखेंगे कि लगभग 1 लाख जो वेसल्स हैं, जो मछली पालक हैं, वो अपनी नाव के अंदर इस तकनीक का इस्तेमाल कर पाएंगे, उन तक ट्रेनिंग पहुंच जाएगी और समय समय पर इस तकनीक का जो अपडेशन है वो भी होता रहेगा। रुक करते हैं प्रत्युष जी का। प्रत्युष जी, जैसे आपने बताया कि जो अलग अलग वेसल्स थे, जैसे है मैकेनिकल है, ऑटोमेशन है, तो क्या सिर्फ जो आपने बताया कि सिर्फ एक वर्ग के लिए रखा गया है, तो बाकी जो मछली पालक हैं क्या इस तकनीक से वो वंचित रह पाएंगे? क्या उनके लिए भी कोई सुविधा इस तरीके से है जिससे वो इससे जुड़ सकें? देखिए सर, अभी आज ऑफ नाउ हमारे ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, हम उसमें खाली मैकेनाइज्ड और मोटराइज्ड वेसल में ही ट्रांसपोंडर लगा रहे हैं। अगर हम ट्रेडिशनल फिशरमैन का ये देखें तो ऐसे बहुत सारे दूसरे उपकरण हैं, जैसा डाट हो गया, तो वो अगर वो भी उसमें मुहैया करवाया जा रहा है तो वो भी अपना सुरक्षा उसमें दर्ज करवा सकता है। जी, और बात करें अगर इस सुरक्षा प्रणाली की और सहायता प्रणाली की, इसके अलावा जो हमारे और मछली पालक हैं जो ट्रेडिशनल भी हैं, इसके साथ साथ कई और भी हैं, समुद्र के अंदर जब वो नदी के अंदर जाते हैं, अलग अलग सीमाओं के पास जाते हैं, तो जिस तरीके से वहाँ क्लाइमेटिक कंडीशंस बनते हैं, तो क्या इसकी जानकारी पहले से ये जो हमारा मॉनिटरिंग विभाग होगा उसके पास होगा कि इस तरीके से व्यवस्थाएं वहाँ हो सकती है? और जो वेसल्स वहाँ पर जा रही हैं बोटिंग करने के लिए, फिशिंग करने के लिए, उनके अंदर क्या GPS लगा होगा कि आपको पहले से पता होगा कि कौन सी जो वेसल है वो किस दायरे में घूम रही है या कौन सा फिशरमैन कहाँ पर लोकेटेड है? इस तकनीक के अंदर क्या GPS का भी इंस्टॉलेशन होता, साथ ही साथ क्या लगातार मॉनिटरिंग होती रहेगी?
जी बिल्कुल। जी। उसमें इंडिजिनियसली हम नेविक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। नेविक एक टेक्नोलॉजी है जो इसरो ने डेवलप किया है। तो उसमें अगर एक फिशरमैन किधर एक मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया है, वो उधर अगर फिशिंग करने जाता है तो उसको अलर्ट आएगा कि भाई आप एक मेरीन प्रोटेक्टेड जोन में फिशिंग करने जा रहे हैं, तो आप उधर फिशिंग करने मत जाइए। अगर वो एक सीमा को पार करता है, जैसा हमारा इंडिया श्रीलंका हो गया, इंडिया पाकिस्तान हो गया, या इंडिया बांग्लादेश हो गया, अगर वो उसको बोलते हैं IMBL, इंटरनेशनल मैरीटाइम बॉर्डर बाउंड्री लाइन, तो अगर वो उसमें भी क्रॉस करता है तो उसको अलर्ट्स, रियल टाइम अलर्ट्स उसको प्राप्त होंगे ये डिवाइस लगाने के बाद। जी, तो काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। सुभाष चंद्रा जी का फिर से रुक कर लेते हैं। सुभाष जी, हम कई बार देखने को मिलता है, खबरों में आता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्रॉस करने की वजह से हमारे मछली पालकों को गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि बहुत दुखद होता है। तो क्या सिर्फ ये जानकारी के अभाव में होता है, या कई बार ऐसा भी होता है कि थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, वहाँ से अच्छी मछली मिल जाएगी? ये भी एक चुनौती है कि आपके लिए कई बार मान लीजिए आपने मशीन लगा भी दी, तकनीक लगा भी दी, तो भी कई बार ऐसे कुछ मछली पालक होते हैं जो जानबूझकर भी इस तरह की चीज़ें कर देते हैं। तो क्या ये भी एक चुनौती के रूप में इस तकनीक के साथ साथ इस्तेमाल करने के लिए? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। बेसिकली देखिए, समुद्री सीमा में ये पता लगाना इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन कहाँ पर है, ये बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। बिल्कुल। तो हमारे मछुआरे या दूसरे देशों के भी मछुआरे फिशिंग करते हैं, तो स्वाभाविक है कि वो अनजाने में वो बाउंड्री लाइन क्रॉस हो जाती है। लेकिन वर्तमान समय में ये बहुत ही मुश्किल होता है कि जस्टिफाई करना कि क्या उसने हमारी बाउंड्री लाइन क्रॉस की थी या हमारे ही जो ज्यूरिडिक्शन में था। तो ये जो हमारी वर्तमान जो टेक्नोलॉजी है, वेसल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम, बेसिकली इसमें हमारा पूरा एक ट्रैकिंग सिस्टम है, और उस जिस रूट से फिशिंग उसने किया है, कहाँ कहाँ पर गया है, वो पूरा उस हमारे कंप्यूटर में, हमारे सिस्टम में सेव होता है और उसके मोबाइल पर भी अवेलेबल रहता है। कभी भी हम देखना चाहें कि अगर कहा गया कि हमारा फिशरमैन श्रीलंका बॉर्डर में क्रॉस कर गया, तो हम वो उसे देख सकते हैं कि वास्तव में उसने श्रीलंका बॉर्डर क्रॉस किया भी था या नहीं किया था। तो टेक्नोलॉजिकली वी कैन प्रूव एट द इंटरनेशनल फोरम दैट आवर फिशरमैन वाज डूइंग फिशिंग इन आवर jurisdiction, our territory. So, but as of now, there is no technology available to prove that no, our fisherman has not violated any international boundary line. So he was doing fishing in our country itself. तो इस टेक्नोलॉजी में ये चीज़ है कि अगर वो जाने अनजाने में क्रॉस करता है, सबसे पहले तो जैसे भी बाउंड्री लाइन के पास जाएगा, उसके पास से अलर्ट्स जाएगा, उसके पास मैसेज आएगा, उस पर विजुअल ऑडियो विजुअल अलर्ट्स आएंगे, जिससे कि अगर वो बाउंड्री लाइन क्रॉस करता है तो क्रॉस नहीं करे। और जैसा आपने बोला कि रिसोर्सेज, बेसिकली इस हमारा वेसल कम्युनिकेशन सपोर्ट सिस्टम के एक यूनिक फीचर्स भी है कि जब भी फिशिंग करने के लिए जाता है तो उसे एक पोटेंशियल फिशिंग जोन एडवाइजरी देनी पड़ती है, जिससे कि उसे पता हो कि हमें फिशिंग करने कहाँ पर जाना है, जिससे कि उसका समय भी बचत होगी और उसके रिसोर्सेज भी, ईंधन भी कम खर्च होगा। तो इस टेक्नोलॉजी के द्वारा इनक्वाइस हमें एक पोटेंशियल फिशिंग जोन एडवाइजरी जारी करते हैं डेली बेसिस पर। वो पोटेंशियल फिशिंग जोन एडवाइजरी रियल टाइम बेसिस पर हमारे सिस्टम से मछुआरों के पास पहुंचती है, और मछुआरे उसके आधार पर डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें फिशिंग कहाँ से करनी है, तो जिससे कि उनका समय भी बचेगा और उनके रिसोर्सेज भी बचेंगे जी। तो ये सारे प्रावधान हैं इसमें। इसके अलावा जो IMD का जो डेटा होता है वेदर फोरकास्ट, उसका भी रियल टाइम इंटीग्रेशन है कि अगर कोई एडवाइजरी जारी होती है, डेली बेसिस का वेदर अलर्ट्स भी हमारे सिस्टम्स के से फिशरमैन के पास पहुंचते हैं, जो कि वो अपने मोबाइल में ही देख सकता है। तो ये सारी फीचर्स हैं इस टेक्नोलॉजी में। इसके अलावा जैसे कि बताया, कई बार ही होता है कि एक राज्य की एक फिशिंग जो सीमाएँ हैं तो दूसरे राज्य में वो एंटर ना करे, या कुछ एरिया ऐसे होते हैं कि सस्टेनेबल फिशरीज की अगर बात करते हैं तो हमारा जो स्टॉक है तो उसे एक सस्टेनेबल लेवल पर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और ओवर फिशिंग नहीं होनी चाहिए, और कुछ रेस्ट्रिक्टेड एरिया होते हैं जहाँ पर फिशिंग नहीं करनी चाहिए। तो इस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम सस्टेनेबल फिशरी को इंश्योर कर सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल फिशिंग जोन एडवाइजरी जाएगी तो वो ऐसी एरिया में फिशिंग करने नहीं जाएगा। और कुछ हमारे रिस्ट्रिक्टेड एरियाज होते हैं, जैसे हम जियो फेंसिंग के द्वारा हम उसे अलर्ट्स दे सकते हैं, एंड
if he is violating intentionally, then alerts will be logged into the log. तो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज है स्टेट गवर्नमेंट के, वो उसके ऊपर से क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, और अगर वो जानबूझकर दोबारा करते हैं तो जो उचित कार्रवाई है वो भी विभाग ले सकते हैं। यानी इसमें सजा का प्रावधान भी रखा गया है? सजा का प्रावधान नहीं कहेंगे, बेसिकली ये तो टेक्नोलॉजी है, सबसे पहले टेक्नोलॉजी अडॉप्ट होनी चाहिए, और अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार ये होता है कि लोग को मालूम नहीं होता है और वो क्रॉस कर जाते हैं, और अगर रिपीटेडली कोई वायलेशन होती है तो ऑब्वियसली उनके लिए सूटेबल एडवाइजरी वगैरह राज्य सरकार उन्हें दे सकते हैं। जी, तो ये तमाम महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके ज़रिए जो हमारे मछली पालक हैं इस तकनीक का फ़ायदा उठाकर अपने मछली पालन के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, और जिस तरीके की चुनौतियां और समस्याएं देखने को मिलती हैं उससे कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक निजात मिलेगी। रुक करते हैं प्रत्युष जी का। प्रत्युष जी, तमाम बातें हम कर रहे हैं, अब बात करते हैं मछली पालकों के उन समस्याओं का। जैसे मान लीजिए अगर मछली पालक के नज़रिए से देखा जाए, अगर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी प्रकार इस तकनीक को देखा जाए, पॉजिटिव एक्सपर्ट्स हमने बहुत देखे, लेकिन मछली पालक के नज़रिए से क्या चुनौतियां आपको देखने को मिलती हैं इस तकनीक के अंदर? क्या कोई चुनौतियां हैं, और हैं तो उसके समाधान क्या हो सकते हैं? पहला चुनौती ये है कि हमको चुनौती अगर है तो हमको पहले उनको एक इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करवाना है और उनको ट्रेनिंग दिलाना है। हमको ये इंश्योर करना है कि जो ये जो फिशरमैन लोग, बोट ओनर्स, ये सब जो हो गए, वो ये जो ट्रेनिंग का भरपूर लाभ उठाएं, प्लस ये लोग अपने आप को इतना सक्षम बनाएं कि भाई वो जो टेक्निक है उसको वो अडॉप्ट कर सके। तो ये जो अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, तो हम इसको एक सुविधा सुचारू रूप से कैसे उन तक पहुंचा पाएं, तो वो एक बड़ा समस्या है। तो दूसरा समस्या ये है कि वो जो अपना मोबाइल से जो ट्रांसपोंडर में वो अपने आप को जो कनेक्ट कर पाए, वो भी एक समस्या है। वो ठीक जगह में वो उसका कनेक्ट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो उसको भी एक वो समस्या के रूप में हम लोग ले रहे हैं। जी, सुभाष जी, मोबाइल नेटवर्क की बात करते हैं, मोबाइल से कनेक्ट करना होगा ट्रांसपॉन्डर को, लेकिन समुद्र के कई ऐसे हिस्से होते हैं जहां हम देखते हैं मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं होता है। और रही बात टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की, तो ये दोनों चीज़ भी चुनौती के रूप में निकल कर आती हैं। इसका समाधान कैसे किया जाएगा? बेसिकली जो ट्रांसपॉन्डर टेक्नोलॉजी है वेसल कम्युनिकेशन सपोर्ट सिस्टम की, इसमें मोबाइल और ट्रांसपॉन्डर का जो कनेक्शन है ब्लूटूथ है, वाईफाई से होता है, जो कि अगर 10 मीटर तक की रेंज में कनेक्टिविटी प्रदान करता है। तो इसलिए जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है तो इसमें कोई कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे VHF टावर्स होते हैं मोबाइल की जब हम बात करते हैं तो इनकी एक लिमिट रहती है कि उसके बाद इनकी कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। लेकिन क्योंकि सैटेलाइट के थ्रू है तो सैटेलाइट अभी हमारा वर्तमान में जो GSAT-6 इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का सैटेलाइट है, उसके द्वारा पूरा संचार प्रणाली को स्थापित किया जा रहा है। तो कनेक्टिविटी संबंधित समस्या इसमें नहीं रहेगी। और बात हम यहाँ टेक्नोलॉजी एडॉप्शन की करते हैं। एक समय ऐसा भी था कि जब हल से जुताई की जाती थी, फिर धीरे धीरे ट्रैक्टर का इजाद हुआ। इस तरीके से आज कई सारे उपकरण हैं, कृषि यंत्र हैं, जिसके जरिए खेती किसानी आसान होती जा रही है। वही चीज़ अगर मछली पालन के क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप भी हो रहा है। खासकर सबसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई है। टेक्नोलॉजी एडॉप्शन को मछली पालक भाई किस तरीके से देखते हैं, चाहे इस योजना के अंतर्गत हो, चाहे पोस्ट संचार और सहायता प्रणाली के तहत देखा जाए? सुभाष जी, देखिए, बहुत ही सकारात्मक इसमें फीडबैक है, क्योंकि हमारे फिशरमैन भी उनके सहयोग के बगैर कोई भी योजना लागू नहीं हो सकती। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि लगभग 11,000 के आसपास ट्रांसपोंडर्स लग चुके हैं और फिशरमैन उसमें पूरा सहयोग दे रहे हैं, पूरा भाग ले रहे हैं, क्योंकि समय के अनुसार हम सभी को चेंज करने की आवश्यकता है। तो फिशरी सेक्टर में बहुत सारी टेक्नोलॉजी, चाहे हम अभी AI की बात करें, AI इतना नहीं हुआ है बट स्टार्ट उसमें भी हो रहा है। कुछ हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, दे आर वर्किंग ऑन दैट। इवन ड्रोन टेक्नोलॉजी के भी डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह कराए थे, जस्ट टू मेक देम अवेयर कि दीज आर द टेक्नोलॉजीज व्हिच कैन बी आवर फ्यूचर, बिकॉज टेक्नोलॉजी मेक्स द थिंग्स ईजियर एंड टेक्नोलॉजी गिव द फुल प्रूफ सिस्टम। बिल्कुल।
तो एडेप्टेबिलिटी है और अवेयरनेस एक ऐसी चीज़ है कि जितना हम अवेयर करते हैं अपने फिशरमैन को, अपने जो अधिकारियों को, तो उतना ही लोगों में लाभ पहुंचता है। और एक बार जब लोगों को लाभ उसका मिलना शुरू होता है तो ऑब्वियसली लोग उसे स्वीकार करते हैं। बिल्कुल। जब बात यहाँ पर ये हो रही है सुभाष जी कि हम 1 लाख नाव के अंदर, 1 लाख वेसल्स के अंदर तकनीक को इंस्टॉल करेंगे, जो 11,503 हम लगा चुके हैं, जो बाकी की बची हुई नाव हैं, जब वो फिशरमैन की बोट हैं, उसका चुनाव कैसे कर रहे हैं? उस चुनाव की प्रक्रिया क्या है? उस चुनाव की प्रक्रिया सरकार कर रही है या मछली पालक आवेदन दे रहा है, राज्य सरकारें कर रही हैं, केंद्र सरकार कर रही है? इसको कैसे आप लोग निर्धारित कर रहे हैं कि किस में लगाना है, किस में नहीं लगाना है, कौन सा योग्य है? जी, बेसिकली जो हमने योजना में लिया है, तो सबसे पहला जो मैकेनाइज्ड फिशिंग वेसल्स, हमारा देखा जाए जो मैकेनाइज्ड फिशिंग वेसल्स होते हैं बेसिकली, जिसमें एक बड़ा इंजन होता है और बड़ी बोट्स होते हैं और क्रू साइज भी अधिक होता है और वो फिशिंग करने के लिए लंबे समय तक जाते हैं और दूरी तक जाते हैं। दूरी तक जाने का मतलब हमारे जैसे 200 नॉटिकल माइल तक अगर भी जाते हैं तो वहाँ उन्हें एक संचार व्यवस्था उपलब्ध कराना बहुत ही आवश्यक है। जो हमारे छोटे वेसल्स हैं, जैसे ट्रेडिशनल वेसल्स हैं, वो तो 1 दिन या 2 दिन वापस आ जाते हैं, दूरी अधिक नहीं रहती और वो हमारे मोबाइल से भी कनेक्ट हो सकते हैं। जैसा प्रत्युष जी ने बताया कि DAT और अधिक दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध होती हैं। मोटराइज फिशिंग वेसल्स वो भी हमारे लंबे समय तक नहीं जाते हैं, बहुत दूरी तक नहीं जाते हैं। तो हमारे सभी जो राज्य हैं, कोस्टल राज्य, उन्होंने नावों का चयन किया है और सभी राज्यों ने अपने अपने राज्यों की जो आवश्यकता हैं, उनकी रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज भारत सरकार को भेजी और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार हम राज्यों से मिलकर उनमें लगवा रहे हैं। तो ये चयन का जो कार्य है, किस नाव पर लगना है, तो राज्य सरकार सभी मैकेनाइज्ड फिशिंग वेसल पर लगवा रहे हैं और कुछ मोटराइज फिशिंग वेसल्स पर लगवा रहे हैं। ये कार्य राज्य सरकारों के सहयोग से हो रहा है। जी, तो कुल मिलाकर मैकेनाइज्ड वेसल्स के अंदर इसका इंस्टॉलेशन किया जा रहा है, राज्य सरकार इसको करवा रही हैं। अगर आप एक मछली पालक है और आपके पास भी मैकेनाइज्ड वेसल है, अगर आप इस तकनीक का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपने राज्य सरकार के जो फिशरीज डिपार्टमेंट है उनसे संपर्क कर सकते हैं। कुल मिलाकर बात आगे निकल कर ही सामने आती है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और जानकारी आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम विचार विमर्श। भारत में कितनी है पशुधन संख्या? पोल्ट्री पक्षियों की क्या है तादाद? कितने पशु दे रहे हैं दूध? ये सब जानने के लिए देश में हो रही है राष्ट्रीय पशुधन गणना। देखिए दूरदर्शन किसान पर सरकार आपके साथ राष्ट्रीय पशुधन गणना 4 जनवरी शनिवार रात 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श और आज हम बात कर रहे हैं पोत संचार और साथ ही सहायता प्रणाली को लेकर। किस तरीके से ये तकनीक आपके मछली पालकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है और किस तरीके से आप इसके अंदर इसका इस्तेमाल कर आगे बढ़ सकते हैं, बिना किसी खतरे के इस्तेमाल के आप आगे बढ़ सकते हैं और क्या कुछ फायदे हैं, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। प्रत्युष जी का रुख करते हैं एक बार फिर से। प्रत्युष जी, इस पूरी योजना के तहत, इस पूरी स्कीम के तहत अगर हम बात करें तो 6 सेंटर्स बड़े राज्यों में, 5 सेंटर्स छोटे राज्यों में बनाने की बात आप कही जा रही है। अभी तक क्या स्थिति है, क्या कितने सेंटर्स बनाए गए हैं और कब तक इस टास्क को पूरा कर लिया जाएगा? अभी तक देखा जाए तो हमने 6 सेंटर हमने स्टेट में बनाया है। एक है गोवा में बना है, एक कर्नाटक में बना है, केरला में बना है, आंध्र प्रदेश में बना है और उड़ीसा में बना है। इसके अलावा 2 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बने हैं। एक फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया मुंबई में बना है और दूसरा हमारा इधर DOF चंद्रलोक बिल्डिंग दिल्ली में बना है। तो बाकी के जो स्टेशंस हैं वो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने तक बन जाएंगे। जो हमारा इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, अभी वो लोग इसकी प्रक्रिया स्टार्ट कर रहे हैं ताकि सभी राज्यों तथा यूनियन टेरिटरी में जो जितने भी मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं वो सब टाइम बाउंड मैनर में वो सब लग जाएं। जी,
सुभाष जी का रुख करते हैं। सुभाष जी, इन तमाम चीज़ों के अलावा जो हमारे मछली पालकों को फ़ायदा हो रहा है, इस तकनीक से सिर्फ क्या मछली पालकों के जीवन की सुरक्षा हम प्रदान कर पाएंगे, उनको सही सलामत वापस ला पाएंगे? इसके अतिरिक्त और क्या कुछ फ़ायदे हो सकते हैं मत्स्य पालन क्षेत्र में मछली पालकों के जीवन में? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से लागू होने से एक तो जो हमारे मत्स्य पालक का, जैसे हमने बताया, उनका सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ साथ कि हम हार्बर मैनेजमेंट के टूल्स भी प्लान कर रहे हैं। हार्बर मैनेजमेंट टूल्स का मतलब जैसे हमारा फिशरमैन जब फिशिंग करने के लिए आते हैं नाव लेकर, तो उनका एक एंट्री और एग्जिट का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है और वो अभी मैनुअल होता है। तो उसकी भी हमारी योजना है कि सिस्टम के थ्रू हो। और इस तरह का होने, इसके साथ साथ जब फिशिंग करने के लिए आते हैं तो उनमें अपना फिशिंग का डिटेल भी उसमें डाल सकते हैं। देखिए कि हमारे देश से जो आयात अगर हम करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट की कुछ गाइडलाइंस होती हैं, तो उन गाइडलाइन का निर्वहन करने में भी इस प्रणाली से बहुत ही लाभ मिलेगा, बहुत ही सहयोग मिलेगा जी। क्योंकि इसमें वो फीचर्स हैं कि अगर कोई फिशरमैन फिशिंग करने जाता है तो वो मछली का केवल फ़ोटो देखकर उसमें कितनी मात्रा पकड़ी है वो एंट्री कर सकते हैं। और जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो एक ट्रेसेबिलिटी का एक विषय बहुत इम्पोर्टेंट रहता है कि फिशिंग कहाँ से किया गया और कहाँ कहाँ प्रोसेसिंग की गई। तो आने वाले समय में इसकी बहुत ही उपयोगिता रहेगी। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट इवॉल्व हो रही है, तो आने वाले समय में हो सकता है कि, और अभी हमारे साथ एक बैंड विड्थ की लिमिटेशन है जिसकी वजह से हम केवल अभी एक टेक्स्ट मैसेज तक सीमित हैं कि हम कोई भी डिपार्टमेंट फिशरीज से जी या जो मैरीन जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो उसमें टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से उन्हें हम अलर्ट्स भेज सकते हैं, उन्हें सूचित कर सकते हैं। और फिशरमैन भी अगर चाहे जब भी वो एक टेक्स्ट मैसेज के द्वारा हमें अपना मैसेज भेज सकता है। टेक्स्ट मैसेज कुछ कस्टमाइज्ड होते हैं जो लिख सकते हैं, प्लस हम लोगों ने कुछ प्री डिफाइंड टेक्स्ट मैसेज भी रखे हैं, जैसे इमरजेंसी, SOS, फायर ऑन बोट्स, इस तरह के जो मैसेज हैं वो उसमें प्री डिफाइंड रहेंगे। वो केवल अपने मोबाइल से सेलेक्ट करेंगे और इमीडिएट टेक्स्ट मैसेज हमारे पास आ जाएंगे जी। सुभाष जी, आपने तमाम बातें कही हैं, साथ ही मैं एक चीज़ में और जोड़ना चाहता हूँ। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि पूर्व की कुछ इस तरह की घटनाएं हैं कि समुद्र की जो सीमाएं हैं उसको लांघ कर भी कुछ इस तरह के से देश विरोधी गतिविधियाँ होती हैं। क्या इस तकनीक से उसको भी समस्या को निजात पाने में कहीं ना कहीं सफलता हासिल कर पाएंगे हम? बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं कि बेसिकली इस सिस्टम को एक हमारा एक रियल क्राफ्ट जो नेशनल प्लेटफॉर्म है, जितने भी फिशिंग करने के लिए हमारी नौकाएं जाती हैं सभी का एक रियल क्राफ्ट पर रजिस्ट्रेशन होता है और उन्हीं सभी नावों पर हम लोग ट्रांसपोंडर्स लगा रहे हैं। तो एक नवमित्रा एप्लीकेशन है जो कि वेसल कम्युनिकेशन सपोर्ट सिस्टम जिसके ऊपर काम करता है जी। उस नवमित्रा एप्लीकेशन को हमने रियल क्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट किया है। तो जो भी हमारी कोस्टल या मैरीन सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो उनके लिए आवश्यक हो जाता है कि फिशरमैन का आइडेंटिफिकेशन करना जी, कि वो फिशरमैन हमारे देश के, भारत के हैं या दूसरे नागरिक हैं, तो उनकी पहचान करना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। तो इस प्रणाली के द्वारा इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से एफिशिएंटली आइडेंटिफाई किया जा सकेगा और जो कि हमारी जो कोस्टल सीमाएं हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए भी एक तरह से हम कह सकते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। बिल्कुल बिल्कुल सुगम कदम ये साबित होगा और हम शुभकामनाएं देंगे कि आपके जो लक्ष्य हैं इस स्कीम के तहत, इस तकनीक के तहत, उस लक्ष्य को प्राप्ति करने में आपको सफलता हासिल हो, यही हम दुआ करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे। अब आपसे आखिरी सवाल मैं जानना यही चाहता हूँ कि आगे की हमारे इसमें क्या लक्ष्य रखे गए हैं? दिसंबर 2025 तक आप 1 लाख वेसल्स में सफलतापूर्वक इस तकनीक को इस्तेमाल कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, लेकिन इसके आगे फिर क्या आपकी रणनीति है, क्या लक्ष्य आपने रखे हुए हैं? सबसे पहले तो हमारा 1 लाख जो ट्रांसपोंडर्स लगने वाले हैं उसका कंटिन्यूटी मेंटेन करना एक हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है जो कि हम इसरो और NSIL के साथ मिलकर करेंगे। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी बेसिकली एक GSAT 32 जी नया सैटेलाइट इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च होने वाला है। तो अगर वो
ट्रांसपोर्ट सैटेलाइट लॉन्च होगा तो इसकी सर्विसेज GSAT-6 से GSAT-32 पर चली जाएंगी, जिससे हमें एक वाइडर बैंडविड्थ भी मिलेगी और डेटा को हम अधिक मात्रा में ट्रांसमिट कर पाएंगे। उस समय हम कोशिश ये करेंगे कि अगर संभव होगा तो फिशरमैन के फैमिली तक कोई मैसेज भी हम भेज पाएँ। जी, तो तमाम लक्ष्यों के साथ और जिस तरीके से हमारी ये सरकार मत्स्य पालन क्षेत्र में हमारे मछली पालकों के लिए तमाम कदम कदम पर ऐसे एहतियात बरतती है, ऐसी योजनाएं लेकर आती हैं जिससे हमारे मछली पालकों के जीवन में सुधार आ सके, और जिसका परिणाम हमने देखा है कि किस तरीके से भारत ने मछली पालन के क्षेत्र में एक स्वर्णिम नाम अंकित किया है, चाहे वो विश्व पटल पर हो, चाहे वो देश स्तर पर हो। हमारा मछली पालन विभाग, मत्स्य पालन विभाग बहुत ही तेजी से, बहुत ही मेहनत से इस क्षेत्र में काम कर रहा है, जिसके परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम से उम्मीद करते हैं कि आप तक सही जानकारी पहुंची है और इन जानकारियों का आप सही इस्तेमाल कर अपने पोत संचार और सहायता प्रणाली का इस्तेमाल कर अपनी वेसल्स के अंदर मैकेनिज्म जो वेसल्स हैं उसके अंदर इस तकनीक का इस्तेमाल कर अपने जो मछली पालन की प्रक्रिया है या मछली पकड़ने की जो प्रक्रिया है उसको और सुरक्षित कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम से आप तक सही जानकारी पहुंची होगी और इन जानकारियों का आप सही इस्तेमाल उठाएंगे। कार्यक्रम में आप सुभाष चंद्रा जी समय निकालकर पहुंचे, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों तक, मछली पालकों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। प्रत्युष दास जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय साझा करने के लिए। विचार विमर्श के इस कार्यक्रम से जुड़ी आपको कोई भी जानकारी या कोई भी सुझाव आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है vichar08@gmail.com। आपके सुझाव और आपके विचारों का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि ये विचार आपके हमें इस कार्यक्रम को और बेहतर करने में मददगार साबित होते हैं। आज के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे विचार विमर्श के इस कार्यक्रम में नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ, नई जानकारियों के साथ, आज ही के समय इसी चैनल पर, इसी दिन। आप बने रहें DD किसान के साथ। हमें दीजिए इसके साथ ही इजाजत। नमस्कार।